8 क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया है और उनको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। और फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस पूरे इतिहास, एक तो खूनी रविवार आपको उसमें पढ़ना है कि कैसे खून की जो है वो एकदम से चादर बिछ गई थी। अब तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, केम छो, कसकाई, जय जिनेन्द्र, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और लास्ट में कैसे बानी रमन लोग। तो बेटा आज हम आपका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हो। बहुत खुशी की बात है कि क्लास आप 8 से क्लास 9th में आ चुके हो और नए तरीके से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप अपनी कक्षा 9th की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए माइंड मैप होना चाहिए, दिमाग में ये चीज होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे क्लास 9th में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है और अपना जो अंक है, परीक्षा में जो अंक है वो कैसे सही तरीके से परीक्षा में अंक लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है और सिलेबस में कौन कौन से मंथ में क्या क्या खत्म करना है, कौन कौन से मंथ में कब एग्जाम आएगा, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप अपने पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से आगे करते रहें। और आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए पूरे साल का कि कैसे इसको हमको पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9th क्लास का सिलेबस, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझने में ये मदद करेगा कि कैसे हम क्लास 9th में SST की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिलीटेड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है, ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो भैया मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस में किसी तरह का कोई अपडेट नहीं मिला है। तो प्रीवियस ईयर जैसा जो सिलेबस था वही सिलेबस आपका रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, असर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चंस ऐड हो रहा है। याद रखिएगा, असर्शंस और रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं वो ऐड इसलिए हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से हो। और आप किताब को जब तक नहीं पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से, तब तक ये असर्शंस और रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। ठीक है, न्यू बुक आया है कि नहीं आया? तो न्यू बुक आपका वही NCERT का जो किताब है वही चलने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में हम क्या देखने वाले हैं? सिलेबस में हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सिलेबस में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? देखिए, यहां से जो शैक्षिक सत्र होगा वो आपका 26 से लेकर 27 तक होगा। हम क्लास 9th का सिलेबस देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आप क्या देखेंगे? देखिए, आप जब भी आप फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो फाइनल एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स जो होगा वो आपके प्रोजेक्ट कार्य, यानी ये आपका स्कूल देने वाला रहेगा। ये आपको विद्यालय से दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके स्कूल से 30 मार्क्स का होगा और 70 + 30 मिला करके आपका टोटल जो एग्जाम हो जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। यानी ये आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा वो 70 मार्क्स का ही रहने वाला है और 30 मार्क्स होगा वो आपको स्कूल से मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक है जिसमें, और उस बुक का नाम क्या क्या है। आप उसको पहले देख लेंगे और उससे कितना कितना जो मार्क्स है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री किताब की जो नाम है, NCERT किताब है, उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। क्लास 9th से मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th से आपको भारत के साथ साथ उसी समय में पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही थी ये भी चीजें आपको पढ़ना है। क्लास 8 में अभी तक आपने आधुनिक भारत के बारे में पता करा, आधुनिक भारत में कितना सारे घटनाएं घटी, इतिहास में जो भी चीजें थी उसके बारे में आप जानकारी लिए। और आप अब क्लास 9th में विश्व के बारे में भी जानकारी लोगे, यानी पूरा वर्ल्ड के बारे में, यूरोप में क्या चीजें चल रही थी। दूसरा जो बुक है वो आपका है भूगोल का, भूगोल यानी समकालीन भारत इसका नाम है। ज्योग्राफी वाली किताब है, ज्योग्राफी वाली किताब है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका हिस्ट्री वाली, ये आपका हिस्ट्री हो गया, ये आपका हिस्ट्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्योग्राफी का हो गया, कोई दिक्कत? ये ज्योग्राफी का हो गया। उसके बाद अगर हम सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी से भी आपको 20 मार्क्स का आता है और हिस्ट्री से भी आपको 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अगर हम बात करें सिविक्स की तो सिविक्स में आपका मेरे प्यारे बच्चों, सिविक्स में आपका जो है
वो आपका 15 मार्क्स का आता है, और इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका 15 मार्क्स का आता है। टोटल आपका हो गया 20, 20, 40 और 30, यहाँ 70 मार्क्स का हो गया, और आंतरिक मूल्यांकन से आपको 30 मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाता है मेरे पे। ये बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि एग्जाम में कहां कहां से क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके इतिहास में कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे, या किस टॉपिक को पढ़ें ज्यादा अच्छे से जिससे नंबर ज्यादा मिले, ठीक है। तो जिस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे, मतलब जो अच्छा नंबर आपको लेकर के आएगा, उसी टॉपिक से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ज्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में आपके 20 अंक आने वाले हैं, और खंड ए की बात करें तो घटनाएं और प्रक्रियाएं से आपको 9 नंबर मिलेगा। यानी 9 नंबर आपको घटना याद करके और उसका क्या प्रोसेस था, वो अगर इवेंट और प्रोसेस अगर आप याद रखिएगा, उससे आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी के बचे 11 मार्क्स। 11 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे? तो चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है वो आपका फ्रांसीसी क्रांति है, और फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है इस पूरे इतिहास का। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फ्रांसीसी क्रांति सर ये बिल्कुल नया, एक बहुत ही नया चैप्टर है। क्लियर है? बिल्कुल नया चैप्टर है। ये बहुत ही शानदार सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसमें हम क्या देखेंगे? पुरातन शासन व्यवस्था और उनकी समस्याएं, संकट के बारे में देखेंगे। उनकी समस्याएं क्या थी, क्या ऐसा संकट आया था पुरानी व्यवस्थाओं पर, उसकी क्या समस्याएं थी, वो चीज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। क्रांति के लिए उत्तरदायी तत्व, क्या ऐसा कारण रहा जिससे पूरे फ्रांस में आग लगा दिया गया, पूरा फ्रांस में क्रांति हुआ? क्या ऐसा कारण रहा जिससे पूरा फ्रांस को जलाया गया? लोगों ने मिलकर के फ्रांस तक को जलाया, वहां के राजा तक को मार दिया। तत्कालिक क्रांतिकारी समूह और विचार, और क्रांतिकारी लोगों ने मिलकर के कौन कौन से विचारधारा को अपनाया, ये सारी चीजें हम चैप्टर 1 में देखने वाले हैं। और विरासत में उन्हें क्या मिला, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा जो इकाई 2 है, अब दूसरा चैप्टर अब जाते हैं तो चैप्टर 2 में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूस में जो है क्रांति कैसे आया, और समाजवाद, जैसे समाजवाद का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में, यानी समाज के बारे में सोचना। समाज में जो लोग रह रहे हैं, अमीर गरीब जितने भी टाइप के लोग रह रहे हैं, उनके बारे में विचार रखना कि इन सभी को साथ लेकर चलना। लेकिन राजा जो था वो ऐसा नहीं चाहता था। रूस के राजा को जार कहा जाता है, और वो राजतंत्र को अपनाता था, अपना राजतंत्र दिखाता था, है ना। तो जार के प्रति जनता एक हो जाएगी और उस पर संकट आ जाएगा भैया। 1905 और 1917 में 2 ऐसे क्रांतियां होंगी, 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां होंगी। एक तो खूनी रविवार आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे खून की जो है वो एकदम से चादर बिछ गई थी, खून की जो एकदम धाराएं बिछ गई थी, और वो रविवार का दिन था, और कैसे राजा ने निहत्थे बेचारे गरीब मजदूर लोगों पे वो गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया था। आप इसी चैप्टर में बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हो। इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज की स्थापना की देखेंगे कि कैसे एक मोमेंट बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यहीं से वो शुरुआत होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी 1914 से 18 तक चली थी, तो वो मोमेंट कहीं ना कहीं से बनेगा, तो वो मोमेंट यहीं से बनेगा, और फिर इसका विरासत पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर। चलिए, थर्ड चैप्टर, माय फेवरेट हिटलर। एक बहुत बड़ा नाम, हिटलर का नाम आता है, और यहीं से आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। एक फ्रांस की क्रांति से, और खास करके हिटलर से आपको प्यार हो जाएगा। गुस्सा भी उतना ही आएगा आप हिटलर के प्रति बहुत ज्यादा। लेकिन हिटलर एक ऐसा शासक था जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की चाहत रखता था। हिटलर ऐसा एक शासक था, एक बहुत ही क्या उसको तानाशाह वाला शासक था। वो जो बोलता था वो उसके राज्य में होना चाहिए था। 1 मैन आर्मी था वो, 1 मैन आर्मी। उसका कहना ही था एक साम्राज्य एक शासक, ऐसा वो कहता था। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र का विकास कैसे हो जाएगा, जर्मनी कैसे संकट में आएगा। पहले जर्मनी की संकट, जब हम वर्ल्ड वॉर देखेंगे, और वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा अगर किसी की भरपाई करनी पड़ी तो वो था जर्मनी, और जर्मनी में बहुत ज्यादा संकट घिरेगा, आर्थिक व्यवस्था से लेकर बहुत ज्यादा संकट घिरेगा, और तब जाकर के उसके बाद बहुत सारा
क्राइसिस देखने के बाद, बहुत सारी विपत्ति देखने के बाद हिटलर का उदय होगा और नाजीवाद की विचारधारा फैलेगी और उसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ेगा। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन सा ये चैप्टर है। अब बात करते हैं खंड 2, खंड 1 में जो हम देख रहे थे विश्व से। आपका पूरा बुक का ही नाम है भारत एवं समकालीन विश्व। समकालीन, अब हम भारत में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे खंड 2 से। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जैसे हम देखेंगे भारत की जीविका कैसे है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते हैं, प्राथमिक क्रिया करके, द्वितीय क्रिया करके, तृतीय क्रियाएं के द्वारा, और हमारा समाज कैसे है, विश्व का समाज कैसे है, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले रहेंगे। और ये हमें 6 अंक से मिलेगा। कितने अंक मिलेंगे? 6। तो 9, 6 आपका 15 हो चुका है। क्लियर है? दूसरा, हम वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद को देखेंगे, फॉरेस्ट के टाइप्स को देखेंगे और कैसे हमारे यहाँ भारत में खास करके फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे भारत में खास करके उपनिवेशवाद ने हमारे वनों को कितना क्षति पहुंचाया, ये सब चीजें देखेंगे। कैसे उन्होंने यहाँ के लोगों को मना करके और खुद जंगल की कटाई करके उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। तो वो था हमारा उपनिवेशवाद, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन कैसे, इन सारी चीजों को देखेंगे। जीविकोपार्जन और जंगल के बीच का संबंध क्या था, हम इसमें आदिवासी के जीवन को देखने वाले हैं और जंगल के बीच उनका संबंध क्या था, ये चीजें देखेंगे। उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन समाज में हुए परिवर्तन, क्या क्या वो ऐसा परिवर्तन किया, क्या क्या वो नियम कानून लाया, क्या क्या वो नीति लाया जिसके वजह से वनों में आम जनता का जाने में मनाही हो गया। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। केस स्टडीज में आपको क्या पढ़ना है? 2 वन आंदोलन, प्रथम औपनिवेशिक भारत में बस्तर और दूसरा इंडोनेशिया का भी आपको इसको पढ़ना है। बस्तर का एक आंदोलन हुआ था और एक इंडोनेशिया का आंदोलन। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है आधुनिक विश्व में चारावाह है। चारावाह का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो घुमंतु भोटिया होते हैं वो घूम घूम कर अपने जो उनके पास जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये वो घूम घूम करके उनको चारागाह करते हैं, उनको चराते हैं और जहां पे मतलब रात होती है वहीं पे बस जाते हैं। उनकी जीवन निर्वाह के रूप में हम देखेंगे। पशुचारण विभिन्न प्रकार के कैसे कैसे होते हैं भारत में, कहां कहां करवाए जाते हैं, वो देखेंगे। और औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन कैसा है, इसमें हम ये देखेंगे। केस स्टडी में हमको 2 चरवाह समूह के बारे में, एक तो अफ्रीका के बारे में हम जानकारी देंगे और दूसरा भारत का। तो एक अफ्रीका में कैसे चरवाहे अपने जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरा हम भारत में देखेंगे, भारत में कैसे लोग अपने जीवन व्यतीत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मानचित्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 9, 6, 15 उधर हो गया था। खंड 1 से आपका 9 नंबर का आ रहा था और खंड 2 से आपका 6 नंबर का आ रहा था। बाकी बच गया 5 मार्क्स। 5 मार्क्स वो आपको मैप वर्क देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। आप एग्जाम में आते हो मेरे प्यारे बच्चों और एग्जाम में अगर आपको मैप है तो फ्री में आपको 5 नंबर मैप देता है। सबसे पहले फ्रांस के रूपरेखीय मानचित्र, मतलब फ्रांस का विश्व का आपको मानचित्र दे देगा, फ्रांस पहचानने के लिए दे देगा, फ्रांस में पेरिस पहचानने के लिए दे देगा, और बोर्डॉक्स, नानतेंस, पेरिस, मार्सल्स, ये सब आपको पहचानने के लिए दे देगा मेरे प्यारे बच्चों। फ्रांस के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम सारा मैप आपको करवा देंगे। यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति में क्या क्या मैप आ सकता है, तो विश्व का रूपरेखीय मानचित्र में आपको चिन्हित करना होगा कि रूस कहाँ है, पहचानना हो गया, उसको नामांकित करना होगा, है ना। जैसे आपको प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख देश कौन कौन सा था, केंद्रीय शक्तियां में मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी। तो अगर हम केंद्रीय शक्तियां की बात करें तो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, तुर्की थी, ओटोमन साम्राज्य जिसको बोल सकते हैं। अगर हम मित्र शक्तियां की बात करें तो जिसमें फ्रांस आता था, इंग्लैंड आता था और रूस आता था, अमेरिका आता था, ये सभी लोग आते थे। और सबको हम मैप में दर्शाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। डे फर्स्ट से ही हम सीखने वाले हैं। अगर आपकी क्लास आएगी, हम क्लास में ही डे फर्स्ट से ही आपकी क्लास में इन सब चीज को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। नाजीवाद तथा हिटलर का उदय में हम क्या देखेंगे, विश्व का रूपरेखा में मानचित्र चिन्हित करने में क्या देखेंगे हम। देखिए, एक तो मैंने द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे कौन कौन से थे, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में हम जर्मनी को देखेंगे, इटली, जापान को देखेंगे, और मित्र में यूके, यूनाइटेड किंगडम को देखने वाले हैं, फ्रांस को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक को देखने वाले होंगे,
उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे। ख में जर्मन विस्तार के अंतर्गत नाजी शक्ति कहां कहां तक फैला था, यह सब आपको मैप में दिया रहेगा। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, मानचित्र में केवल चेकोस्लोवाकिया ही रहेगा, यह आपको दिखाना होगा, और डेनमार्क को दिखाएंगे। लुथानिया, फ्रांस, बेल्जियम को भी दिखाना रहेगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई बच्चा लिखने में या देखने में सक्षम नहीं है तो उससे ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए फ्रांस कौन से महाद्वीप में है, ऐसे करके कोई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 मार्क्स का आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी आपका कितने मार्क्स का आएगा? तो ये आपका हो गया बेटा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? और उसमें हम क्या देखेंगे, तो ये 7 मार्क्स का आपका खंड 1 आएगा, जिसमें से हम सबसे पहला बेहतरीन चैप्टर देखने वाले हैं, भारत का आकार एवं स्थिति। भारत का आकार कैसा है, क्यों बना, कैसे बना, ये चीज देखेंगे। और इसकी स्थिति विश्व में, ग्लोब पर कहां है, भारत विश्व में कहां है, भारत के पड़ोसी देश क्या है, इसमें हम ये देखेंगे। दूसरे चैप्टर में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। भौतिक स्वरूप मतलब इसका फिजिकल फीचर क्या है, माउंटेन, प्लेट्यू जो भी है, आप में इसमें हिमालय, उत्तरी मैदान, पठार, मरुस्थल, समुद्र तट या द्वीप के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अपवाह का मतलब होता है नदी, नदी के बारे में इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, एक तो 2 तरह की नदियां भारत में बहती हैं, एक तो हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां बारिश होती है तब बहती हैं, हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, सालों भर बहती हैं। झील के बारे में डिस्कशन करेंगे, नदियों को अर्थव्यवस्था में महत्व को देखने वाले रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इकाई 2 में। इकाई 2 में जलवायु, बहुत ही शानदार चैप्टर। भारत में 12 महीना कैसे बारिश होती है, ये सब हम देखेंगे जलवायु वाले चैप्टर में। और उसका जलवायु भी नियंत्रण कैसे होता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, भारत में ऋतुओं देखेंगे, मानसून का आगमन कैसे होता है, मानसून का वापसी कैसे होता है, वर्षा का वितरण कहां कहां है, कहां ज्यादा वर्षा होगा, कहां कम वर्षा होगा भारत में, ये चीज हम देखेंगे। मानसून एकता का परिचायक है कि नहीं, कैसे मानसून हम सबको एक कड़ी में बांध के रखता है। चलिए अब है 5वां चैप्टर, इसमें वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वनस्पति यानी जंगल के बारे में, जंगल कितने प्रकार के होते हैं और वहां पे कौन कौन से जानवर निवास करते हैं, है ना। वनस्पति के प्रकार और वन्य प्राणी, जैसे पादप हो गया, वन्य जीव की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए कुछ कदम को भी हम देखेंगे। जनसंख्या, लास्ट चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या कहां है, सब पूरे आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में है। और हम देखेंगे कि इसका कहां कहां वितरण है, जैसे भारत में है तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन का क्या क्या क्रियाएं हैं, किशोर जनसंख्या कितनी है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्यों अपनाई गई, क्यों लाया गया, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले होंगे। ज्योग्राफी आपका हो गया खत्म। उसके बाद मानचित्र कार्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको 5 नंबर देने वाला होगा। देखिए इकाई 2 भी आपका 8 मार्क्स का होगा, तो उधर 7 मार्क्स और इधर 8 मार्क्स, तो 8 और 7 15 मार्क्स हो गया, 3 चैप्टर उधर से और ये आपके 3 चैप्टर इधर से, 6 चैप्टर से आपके 15 मार्क्स के हो गए मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका 5 मार्क्स आपका मानचित्र में रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया है। भारत आकार तथा स्थिति, हम इसमें क्या देखेंगे कि कर्क रेखा कहां से गुजरी है, राजधानियां हमको याद करना होगा राज्य के सहित, मकर रेखा कहां से गुजरी है, भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये सभी चीजें हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मैप के थ्रू समझाने वाले होंगे। क्लियर है। भारत की प्राकृतिक विशेषताएं क्या क्या है, पर्वत श्रेणियां में हम काराकोरम को देखेंगे, शिवालिक को देखेंगे, अरावली को देखेंगे, विंध्या को देखेंगे, सतपुरा को देखेंगे, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट को देखेंगे, जास्कर को देखेंगे। पर्वत चोटियां में हम केटू को देखेंगे, कंचनजंगा, अनाई मुंडी को देखेंगे। पठारी भाग में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार देखेंगे। और तटीय मैदान में कोकन को, मलाबार तट को, कोरोमंडल तट को देखेंगे। ये सभी चीजें हम तटीय मैदान में देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं भाई कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर स्लो बोलेंगे तो, और आप लोग को फास्ट देखने का ज्यादा आदत है। अपवाह तंत्र में हम तो कुछ नदी में, जैसे हम हिमालयन नदी, सिंधु कहाँ से बहती है, गंगा का और सतलज कहाँ से, ये सारी चीजें हम मैप में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रायद्वीपीय नदी हम नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सब महत्वपूर्ण नदियां हैं, सारी विशाल नदियां हैं।
झील में हम बुल्लर झील, पुलिकट झील, सांभर झील, चिल्का, बेमनाद, कोल्लोरू, है ना, कोल्लेरू, ये कोल्लोरू, हाँ ये झील देखेंगे। तब मानचित्र है, मानचित्र 5 मार्क्स में आएगा। फिर उसके बाद आप जलवायु में देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलोंग। लेह इसलिए क्योंकि कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं चक्रवाती तूफान आती है, कहीं बहुत ज़्यादा लू चलता है। ये सब हमको देखने के लिए विशेषताएं हैं। दिल्ली, नागपुर जैसे चीज़ों को हम चिन्हित करना सीखेंगे। अगर हम प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या मैप आ सकता है तो मैं बताऊंगा वन कहाँ कहाँ है। तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वो शो करना होगा मैप में। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ होंगे, सदाबहार वन कहाँ होंगे, सदाबहार वन कहाँ होंगे, पर्णपाती यानी पतझड़ वन कहाँ होंगे, कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे, तो कटीले वन राजस्थान में पाए जाएंगे ऐसे करके। और पतझड़ वन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। मैंग्रोव आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा। ऐसे करके हम अलग अलग जगहों पे क्या करेंगे, कौन कौन से वन कहाँ कहाँ किस किस राज्य में मिलते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कार्बेट कहाँ है, काजीरंगा पार्क कहाँ है, रणथंभौर कहाँ है, शिवपुरी कहाँ, कान्हा कहाँ है ना, जैसे ये मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल कहाँ है, मानस कहाँ है, ये सारी चीजें हम, ये असम में, मानस असम में, ऐसी सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पड़ते हैं किस किस राज्य में। पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर और रंगनतिट्टो, वन्य जीव अभ्यारण्य हम सरिस्का, मधुमलई, राजा जी, दक्षिगाम, है ना, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? और जो बच्चा जनसंख्या में हम सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है, सबसे छोटा राज्य आपका जनसंख्या में जनसंख्या सबसे कम कहाँ हो सकता है, तो आपको पूर्वोत्तर वाला राज्य में जैसे अरुणाचल प्रदेश या असम में हो गया, उस टाइप में के राज्य में आपका जनसंख्या सबसे कम। क्लियर है? दृष्टिबाधित के लिए वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात देखिए, अब आ गया सिविक्स। अब आप क्या सिविक्स है ना, लोकतांत्रिक राजनीतिक 15 मार्क्स आपके सिविक्स से आएंगे। कहाँ से आते हैं बेटा? सबसे पहले आपका चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो लोकतंत्र भाई आप लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हो, लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है, क्यों डेमोक्रेसी को लाया गया, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए क्या क्या तरीकाएं हैं ये हम देखने वाले हैं। लोकतंत्र शासन का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप क्यों बन चुका है, आज सभी देशों में लोकतंत्र ही क्यों अपनाया जा रहा है, ये देखने वाले हैं। लोकतंत्र का विकल्प क्या है, अगर लोकतंत्र के जगह पे कुछ और लाया जाए तो उसके जगह पे क्या लाया जा सकता है, क्या लोकतंत्र अपने मौजूदा विकल्पों से श्रेष्ठ है, क्या लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ है इसलिए इसको अपनाया जा रहा है, ये सभी प्रश्न हम करके इसका आंसर भी देखने वाले हैं। क्या प्रत्येक लोकतंत्र में समान संस्थाएं और आदर्श होने चाहिए, क्या सभी जगह पे जितने जितने देश है सब जगह एक जैसा लोकतंत्र पाया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। संविधान का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा को ये चीज जानना चाहिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत लोकतंत्र बना क्यों और कैसे बना, ये सब चीजें हम देखेंगे। भारतीय संविधान कैसे विकसित हुआ, क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस रहा जिससे भारतीय संविधान बना और अभी तक बहुत महत्वपूर्ण, मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र निरंतर रचित और पुनर्रचित हुआ है, लोकतंत्र बन रहा है फिर से उसको बनाया जा रहा है, वैसे कैसे कैसे लोकतंत्र मतलब कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चुनावी राजनीति यानी इकाई 2 में आप देखेंगे चुनाव का क्या प्रोसेस होता है, हम प्रतिनिधियों को चुनाव कैसे करते हैं, प्रतिनिधि का मतलब जो नेता लोग होता है उसका कैसे चुनाव करते हैं और क्यों उनको चुनते हैं, हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता क्यों है, हमारे यहाँ जो कंपटीशन की भावना देखने जाती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से कंपटीशन रखता है क्यों है, चुनावी राजनीति में नागरिकों की सहभागिता किस प्रकार से बदल गई है। आज चुनावी राजनीति में नागरिकता जो है वो कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर वोट डालते हैं, कैसे वो अपने चीजों को बदल देते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के तरीके क्या हो सकते हैं, हमें एक बढ़िया सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतलब फ्रीडम और किसी के पक्ष में ना होकर के कैसे हम चुनाव करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, संस्थाओं की कार्य प्रणाली, इसमें हम देखेंगे कि देश कैसे शासित होता है, देश को कैसे चलाया जाता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कैसे शासन करती है। उसके बाद हमारे लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है, संसद में लोग क्यों बैठते हैं, क्या वहाँ राय मशवरा किया जाता है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री क्या करता है, वहाँ की मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं,
क्या एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कैसे एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर का भी हम इसमें काम देखने वाले हैं, कैसे ये काम करती हैं। लोकतांत्रिक अधिकार हमें क्या क्या है, जो ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, जो आपको 6 मिले हैं। हमें संविधान के द्वारा अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौलिक अधिकार क्या है, तो इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। न्यायपालिका किस प्रकार से नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का क्या उपाय है। क्लियर है। अब लास्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इसमें कोई मैप नहीं आता है, इसमें हम अब इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ाई होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इससे कुछ पैसा कमाया जाए। अगर इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो कल के डेट में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसे का काम क्या है, पूंजी क्या होती है, पूंजी को कैसे मतलब पूंजी को कैसे संचय करके रखा जाता है, मुद्रा क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इस चैप्टर इस वाले जो ये आपको 8 में नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल नया है, 8 क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया है और उनको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल कहानी के फॉर्म में आपको एकदम अलग अलग कहानी के थ्रू आपको समझाएगा कि कैसे इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतरीन है। तो 9th में ये आपको पढ़ने में बहुत ही शानदार लगेगा। ठीक है, तो एक पालमपुर गांव की कहानी है। मैंने बताया कहानी से ही आपको सब कुछ समझाते चला जाएगा। उत्पादन कैसे होता है, पालमपुर में खेती कैसे की जाती है, गैर कृषि कार्य क्रियाएं क्या क्या होती है। गैर कृषि मतलब होता है एक तो खेती बाड़ी में लोग लगे हुए हैं, और गैर कृषि कार्य में कोई राशन का दुकान चला रहा है, कोई साइकिल का दुकान चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई जीप चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, इसी को गैर कृषि कार्य क्रियाएं कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा संसाधन के रूप में जनसंख्या है ना, पुरुष और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है, कैसे पुरुष कौन कौन से काम करते हैं, महिलाएं कौन कौन से काम कर सकती हैं। उसके बाद जनसंख्या की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। कहता है जनसंख्या क्या से एक बढ़िया साधन हो सकता है पैसा कमाने का। जनसंख्या अगर अच्छी हो, अगर हेल्दी जनसंख्या हो, स्वस्थ जनसंख्या हो, है ना, तो कैसे देश को विकास किया जा सकता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम निर्धनता एक चुनौती, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। गरीबी कैसे एक चैलेंज है। अगर कोई गरीब है, कोई बच्चा गरीब है, तो वो गरीबी को दूर कैसे कर सकता है, कैसे चैलेंज फेस करता है। अगर आप गरीबी को दूर करना तो सबसे पहला काम है पढ़ाई करना, और जो जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है भैया वहां पढ़ाई आराम से कीजिए। निर्धनता को 2 विशिष्ट मामले सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में, और निर्धनता को देखेंगे, निर्धनता रेखा को गरीबी रेखा जैसे एपीएल बीपीएल कार्ड होता है उसको देखेंगे। निर्धनता के अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो असुरक्षित हैं, जिनको जो आप निर्धनता की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे अति पिछड़ा वर्ग हो गया, या फिर महिलाओं को रख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, शेड्यूल कास्ट को रख सकते हैं, आदिवासी को रख सकते हैं। ये सब अभी निर्धनता के समूह में आते हैं, वो सब निर्धनता में आ जाते हैं, ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं। अंतरराज्यीय समानताएं क्यों है, क्यों कोई राज्य बहुत अमीर है, कोई क्यों राज्य बहुत गरीब है। जैसे बिहार को ले लीजिए, बिहार बहुत गरीब है। गोवा को ले लीजिए, गोवा का पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, पीसीआई उनका बहुत ज़्यादा है। वैश्विक निर्धनता, परिदृश्य निर्धनता के कारण वर्ल्ड बैंक कैसे देखता है कि कोई भी देश कैसे गरीब है या कोई भी देश कैसे अमीर है, ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं। निर्धनता निरोधी उपाय क्या है, निर्धनता को दूर कैसे किया जा सकता है। भावी चुनौतियाँ क्या है, आने वाली जो है भविष्य में वो क्या क्या चैलेंजेस होंगे, ये सभी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह राजा महाराजाओं के जमाने से किया जा रहा है, यानी फूड का सिक्योरिटी, फूड को बचाना। जैसे अगर कोई अकाल आ गया, कोई अचानक से मान लेते हैं सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, या फिर भूकंप आ गया, तो बहुत भारी जनसंख्या को क्या होगा, खाने की किल्लत हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, राजा महाराजा भी क्या करते थे, अन्नागार बनाते थे, उसमें अन्न जमा करके रखते थे, और वापस से जब कोई दिक्कत आता था ना, तो उसी जगह से निकाल करके, उसी अन्नागार से निकाल के, उसी स्टोरेज से निकाल करके लोगों में खाना बांटा जाता था। बिल्कुल जरूरी है, आज भी हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना का राशन स्टॉक करके रख लेते हैं। जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में तो लोग 6-6 महीना तक का राशन स्टॉक करके रख लिए थे भैया, कि 6-6 महीना बाहर नहीं जाना पड़े और लोगों को थोड़ा सा वो कोविड से बचा रहे। तो क्यों फूड स्टोरेज को किए थे, ताकि कोई समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास और भी स्टॉक में रहे। तो सरकार भी यही करती है, जब भारत में बहुत सारे अनाज उगाए जाते हैं तो उसको स्टॉक में रख लिया जाता है मेरे पर बच्चों। और खाद्य सुरक्षा वही होता है कि फूड को कैसे सिक्योरिटी दिया जाए। खाद्य असुरक्षित कौन है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे किया जाता है।
बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक कैसे बड़े बड़े स्टॉक करके रखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बहुत सारे जैसे आप लोग अंत्योदय अन्न योजना देखते हैं, है ना, कैसे सरकार जो होती है वो ये करती है। फिर उसके बाद अलग अलग जो है अधिनियम को आप देखेंगे, और सहकारी समिति द्वारा कैसे खाद्य सुरक्षा की भूमिकाएं होती है, वो सभी चीजें आप इसमें देखने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या दिया जाएगा? जैसे आपको जो 30 मार्क्स दिए जाएंगे, शिक्षार्थी भारत के गीत, नृत्य, पर्व, निश्चित मौसम में प्रमुख प्रकार के भोजन की पहचान करेंगे। साथ ही क्या एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में कुछ समानता दिखता है, वो भी चीज आप लिखेंगे। पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल आप देख सकते हैं, वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। इनकी पहचान भी करना है। शिक्षार्थी द्वारा अपने विद्यालय के क्षेत्र के आसपास की वनस्पति एवं पशु जगत से पदार्थ सूचनाओं को एकत्र करना होगा। इनमें से उन प्रजातियों की सूची बनवाना होगा जिनका अस्तित्व खतरे में है। जैसे गिद्ध हो गया, गिद्ध खतरे में है, गिद्ध अभी खतरे में है मेरे प्यारे बच्चों। स्पैरो हो गया, गौरैया आप देखते नहीं होंगे, वो खतरे में जा रहा है। एवं उनके सुरक्षित करने का कोई प्रयास होगा तो उसका भी आप सूचनाबद्ध एक सूचना सूचीबद्ध बनाएंगे। सूचीबद्ध मतलब एक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद पोस्टर बनाना है, तो महिलाओं, बुजुर्ग, है ना, महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों एवं दिव्यांगों की सुरक्षा से संबंधित आपको प्रोजेक्ट कार्य बनाने हैं। कैसे उनकी सुरक्षा है, वर्तमान समस्या जैसे यातायात सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, दिव्यांग जनों की सुरक्षा संबंधित कुछ घटनाओं को एकत्रित कर उसे लिखना है तथा समस्याओं से बचाव हेतु सुझाव को भी लिखना है। सरकारी हेल्पलाइन की जानकारी प्राप्त करना है कि कौन कौन से सरकारी हेल्पलाइन है जिस पे हम कॉल करके लोगों की सुरक्षाएं दे सकते हैं, लोगों को सुरक्षाएं दे सकते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान है, उसकी भी एक लिस्ट आपको तैयारी करना है कि कौन कौन सी महिलाएं थी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करा था, भाग लिया था। क्लियर है? भूगोल में स्थानीय पर्यावरण समस्याओं की सूची बनाना है तथा उसका निदान भी उपाय ढूंढना है। जैसे राजस्थान में पानी की समस्या है, पानी का क्या निदान हो सकता है, वो आप उपाय ढूंढ लीजिए। स्थानीय स्तर पर दिव्यांगों एवं वृद्धों की सूची बनवाना है तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पूछना है और समझना है और उसे लिपिबद्ध करना है कि अगर किसी के पास गए, कोई लूल्हा है, कोई लंगड़ा है, क्या परेशानी है, क्या वो उनके दैनिक लाइफ में क्या परेशानियां आती हैं, वो सब चीजें उनको उनसे लेना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है। नगरों में वातावरण पर्यावरण समस्याओं की सूची बनाना तथा उससे बचने के कुछ उपाय लिखना है। अगर आप शहर में जाते हैं तो शहर में वातावरण की क्या, जैसे आप देखोगे कि पर्यावरण वातावरण की क्या समस्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, गाड़ी धुआं, धूल धक्कड़, ऐसी चीज़ें हो रही हैं लोगों को फेफड़े की बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी सूची बनाना है, उससे बचने के क्या उपाय हैं। नगरों में बुजुर्ग दंपतियों के साथ होने वाली कुछ घटनाओं को उल्लेख कीजिए एवं बचाव का कोई उपाय लिखे। जैसे बुजुर्ग के साथ क्या होता है, बुजुर्ग के साथ जैसे कभी डीजे बजा दिया जाता है, लाउड स्पीकर में डीजे बजा दिया जाता है, जिससे उनको जो दिल का है बीमारी है वो उससे प्रभावित होते हैं, प्लस जो धुआं होता है वो भी उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? उसके बाद नदी प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। उसके बाद वनों का क्षरण कैसे हो रहा है, वन खत्म कैसे हो रहे हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे हो रहा है, जैसे वनों की कटाई हो रही है, लोहे को मतलब खनिजों को निष्कासन हो रहा है, तो कैसे एक जो इन्वायरमेंटल है वो डिसबैलेंस हो रहा है, वो चीज़ दिखाना है। कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है, आप नॉर्मल भी कोई एक गतिविधि प्रोजेक्ट कार्य ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में अपने शिक्षक विवेकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र छात्राओं को वितरित कर सकते हैं अपेक्षित, ये सब टीचर का काम है, टीचर इसको देखेंगे। क्लियर है? और आज जब आप इतना सारे काम को कर लीजिएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, विषय वस्तु की मौलिकता के एवं शुद्धता के आधार पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। वो आपके फेवरेट टीचर दे सकते हैं स्कूल के। प्रस्तुतिकरण एवं रचनात्मक, आप कितना सुंदर से उसको प्रस्तुत करें, कितना सुंदर आप पिक्चर बना रहे हैं, बहुत उसको प्यार से आप उसको रंग रहे हैं, बढ़िया तरीके से उसको आप कलर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है? प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया पहल करना, आप अगर प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा। टोटल आपको फिर अगर आप मौखिक अथवा लिखित परीक्षा देते हैं कुछ, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो टोटल आपको कितना हो गया, 5 मार्क्स यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से अलग अलग अगर मान लेते हैं कि आपका पहला परीक्षा हो जाएगा कब, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा, एक तो आपका पहले ही होगा, 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, तो एक तो अगस्त माह में होगा, एक दिसंबर में होगा और एक और पहले होगा भाई, यहाँ से 26 27 यहाँ कर दीजिए। ठीक है? एक आपका पहले ही होगा, यहाँ से आपका 30 मार्क्स था तो पहले का वाला में आपका प्रोजेक्ट कर देते तो 10 मार्क्स, 5 + 5 यहाँ हो गया,
10 अंक यहाँ हो गया, 10 अंक यहाँ हो गया, 10 अंक यहाँ हो गया। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, 4 परीक्षाओं को मिलाकर के 10-10 अंक आपको दे दिए जाएंगे। आपको देखिए पहला जो एग्जाम होगा मई माह में होगा, दूसरा एग्जाम आपका जो होगा जुलाई माह में होगा, तीसरा आपका नवंबर में होगा, चौथा आपका दिसंबर में हो जाएगा, और जो फाइनल होगा वो आपके मार्च में हो जाएगा। क्लियर है? बस आपका यही था, आपका पूरा सिलेबस यही था। सिलेबस अच्छे से देख के जाइएगा, सिलेबस अच्छे से पढ़िए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने दीवालों पे चिपका लीजिए, और उसको जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग आप सिलेबस खत्म करते जाइए। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है वो अपने अंक को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।